हेलो, वेलकम बैक। हमारा आज का जो सेशन है वो किसी चैप्टर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके लिए बच्चों ने लगातार क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर कैसा रहेगा रिजल्ट, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। अब आपको मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। यस, इट इज़ रिलेटेड टू SBI PO प्री एंड IBPS का एक फेज ऑलरेडी। इनफैक्ट जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो दोनों ही हो गया रहेगा। तो पेपर हमारा IBPS PO का भी प्री हो चुका है। अच्छा, पेपर होते ही जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है, इनफैक्ट जब मैं भी दे रहा था लाइफ के उस फेज में था तो मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आती थी कि आखिर क्या होगा, रिजल्ट का कैसा रहेगा, मैं कट ऑफ में आऊँगा नहीं आऊँगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कौन से सब्जेक्ट में मुश्किल था, कौन सा सब्जेक्ट आसान था। हमारा जो अपना नज़रिया होता है वो होता है, लेकिन हमारे अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है वो ये कि हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं तुरंत दुनिया के साथ, ताकि हम ये पता कर पाए कि मेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। इसमें भी दो लेयरिंग होती है। एक लेयर उन बच्चों का जिन बच्चों को एग्जैक्टली पता होता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि या तो उनके अटैम्प्ट्स बहुत शानदार होते हैं या फिर अगर अटैम्प्ट्स में कम हो तो उनको इतना पता है कि मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि अगर कम भी है तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है। बट वो बच्चे जो ऑन द वर्ज हैं या थोड़े से कम अटैम्प्ट हुए हैं या किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, रीजनिंग, इंग्लिश या मैथ्स में किसी एक सेक्शन में उनका पेपर ख़राब हो गया है, तब उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है, वो क्यूरियस रहते हैं ये जानने का कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा रहेगा। क्या किसी पर्सन ने ऐसी बात कही है कि हाँ ये वाला पेपर बहुत मुश्किल था, इंग्लिश बहुत टफ था, रीजनिंग इजी था, मैथ्स बहुत टफ था। अच्छा, मैथ्स में मेरे भी तो 5-10 ही अटेम्प्ट हुए, टफ ही था। लेट्स सी, ऐसे वाली कंडीशन होती है और अपन फंसे रहते हैं उसमें, 10-15 दिनों में अपना ख़राब कर लेते हैं। तो आगे मैं कुछ भी एनालिसिस करूँ इस पेपर से रिलेटेड, जो PPT में बना रखा है आपके लिए वो चीज़ें दिखाऊँ, उससे पहले मैं बड़े सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने पेपर दे रखा है तो उस पेपर का रिजल्ट अब आपके हाथों में नहीं है। टोटली डिपेंड करेगा ओवरऑल कट ऑफ, अलग अलग शिफ्ट के पेपर, उनका रेशनलाइजेशन, देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप बजाय ये सोचने के कि उसमें कैसा रहेगा, क्या कंडीशन आने वाली है, आप आगे के पेपर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। अगर आपका मन हो आप मेंस वाला सेगमेंट शुरू कर लें, SBI PO का, IBPS PO का, या अदर कई सारे पेपर है। आपको पता है अभी रीजनल रूरल बैंक बच रहा है पेपर, क्लर्क के पेपर बच रहे हैं, इन नंबर ऑफ पेपर्स आर देयर। आप परेशान होके, चिंतन करके, टेंशन लेके, डिप्रेशन में जाके इन सारे चीज़ों से लड़ते रहें, उससे बेहतर है कि आप आगे बढ़ लें किसी और चीज़ को पढ़ने के लिए और उसके प्रिपरेशन में लग जाए। एक शेर है, निदा फाजली साहब ने लिखा है, एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा पूरा शेर, लेकिन उसके कुछ वर्ड्स मैं कोट करता हूँ आपके लिए। उसमें उन्होंने बेसिकली ऐसा लिखा है कि मेरा खुद से उलझते रहना मेरा मुक़द्दर है, मेरा खुद से उलझते रहना मेरा मुक़द्दर है, और मैं मेरा दरिया भी मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, दरिया नहीं है। मेरी कश्ती भी मैं हूँ, मेरी कश्ती भी मैं हूँ, और मैं ही हूँ मेरा समंदर है, ऐसा कुछ करके लिखा गया है उसमें उन्होंने जो भी लिखा है। तो बेसिक मतलब ये था कि आपको अपने अंदर उलझते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अगर पेपर थोड़ा रफ डेज था, आपका पेपर थोड़ा ख़राब हो गया, तो बिल्कुल भी उससे अपने आप को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आने वाले पेपर की प्रिपरेशन करिए। अगर पेपर मुश्किल होगा, सबके लिए मुश्किल होगा, इजी होगा, सबके लिए इजी होगा। कई बार शिफ्ट में कुछ चेंजेस दिखते हैं, बट उसको भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे उसका भी एक जो प्रोसेस है जिसको फॉलो करके रिजल्ट बनाया जाता है वो है, राइट। चलिए बात करते हैं हम SBI PO प्री के बारे में, क्या कैसी कंडीशंस थी। ये हमारा 1 और 2 अगस्त 2026 को 8 डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, गुड अटैम्प्ट्स कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, और मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे अलग अलग जगह भी बच्चों से कनेक्टेड हूँ, ये चीज़ें कट ऑफ कहाँ तक जाएगा सर, ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन भी है और बड़ा मुश्किल इसका आंसर भी है।
लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रीवियस 5 ईयर्स के रिजल्ट को देखें, प्रीवियस 5 ईयर्स के नंबर ऑफ सीट्स को देखें और उसके बेसिस पर आपको एक आइडिया अपने एंड से दूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं रिजल्ट नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट बताने के सिंपल सी बात, मैं होता ही कौन हूँ जो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट बता पाऊँ। मेरी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसमें कुछ प्लस माइनस अप डाउन आपके जो कट ऑफ है वो आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर की कंडीशन में क्या लिखा है। व्हाट वाज आस्क्ड, सेक्शन वाइज एनालिसिस। क्या इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने क्या बात कही है, जो बड़े जानकार लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी एनालिसिस दी है। कई सारे वेबसाइट्स को खंगाला मैंने, वहाँ से एक क्यूमुलेटिव डेटा आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्यूमुलेटिव डेटा आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करेगी, आपको टेंशन से फ्री कर देगी। क्या है, इंग्लिश में 40 ईजी टू मॉडरेट ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल या डिफ़िकल्ट लेवल में हम इसको नहीं रख सकते, इसको इजी टू मॉडरेट में हम रख सकते हैं। आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल वर्ड, ये मैं लिख तो मैंने लिया है, लेकिन जब मैं पीपीटी बना रहा था तब भी मुझे लग रहा था, क्योंकि ये आप तो ऑलरेडी पेपर दे के आ चुके हैं तो आपको तो पता ही होगा। लेकिन जो बच्चे अगली साल के लिए तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे इसी साल नए पेपर्स या आने वाले पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए कि मुझे इन सारी चीज़ों को पढ़ना ही पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा बेसिक पर्पस ये था इसको रखने के लिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग में 30 में क्या क्या मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ऐसा था कि आप एक अच्छा अटैम्प्ट कर सके। 22 23 अटैम्प्ट आप कर सकते थे। पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और मिसलेनियस अदर चैप्टर्स जो है वो सारे ही थे। फिर से मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपका पेपर अगला बच रहा है, कई सारे अलग एग्जामिनेशन है, उसमें इस चीज़ को फोकस करिए। नेक्स्ट, क्वान्टिटेटिव मॉडरेट था, इसमें भी ये पार्ट था ये। अब फिर जो मेरी सोच है, माई वर्डिक्ट नॉट अबाउट रिजल्ट, माई वर्डिक्ट अबाउट पेपर। जब मैंने उस पेपर को देखा, एनालिसिस किया, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनसे मेरी इंट्रैक्शन हुई, अलग एनालिसिस को पढ़ा, तो फाइनली जाके मेरी ये सोच बनी है कि रीजनिंग और क्वांट्स मिला के टाइम कंज्यूमिंग था, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपने पेपर दे रखे हो और आपका परसेप्शन कुछ डिफरेंट हो, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मेरी सोच ये है कि टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। अब मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेपर टाइम कंज्यूमिंग होगा तो अटेम्प्ट्स थोड़े से कम होंगे, अटेम्प्ट्स थोड़े से कम होंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर गुड, व्हाट डू यू थिंक? आपकी सोच के हिसाब से तो आपने जितना अटेम्प्ट कर लिया है वो अच्छा है। भले आपने रीजनिंग में 20 कर दिया वो अच्छा है, इंग्लिश में 10-12 करेक्ट कर लिए वो भी अच्छा है। अच्छा सुनो, कई सारे बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हुई कि सर इंग्लिश में नंबर ऑफ अटैम्प्ट जैसे जैसे बढ़ाता हूँ मैं, नंबर ऑफ गलतियाँ बढ़ने लग जाती है। जैसे मैंने 10 अटैम्प्ट किया, 8 करेक्ट है, 2 गलत है, तो नंबर्स आ गए। मैंने सर 15 अटैम्प्ट कर लिए तो 4 गलत हो गए, सर 20 अटैम्प्ट कर लिए तो 8 ही गलत हो गए। तो क्या होता है ना, बच्चे ज़्यादातर करते क्या है कि इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते टाइम वो इंग्लिश को रूल रेगुलेशन लैंग्वेज बेसिस पे नहीं, इमोशन पे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्या मुझे ऐसा लग रहा है यार ये वाला होना चाहिए, नहीं रे, रूल रेगुलेशन क्यों बनाया गया है? और आखिर हमारे जो इंग्लिश के इतने शानदार फैकल्टी वो इसीलिए तो है ताकि आपको ये बता पाए, आप पढ़ भी रहे होगे। देखिए हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर गुड, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट 70 प्लस हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। 100% उनको अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, और जो प्रैक्टिस है उस पर काफ़ी बेहतर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। और मेंस के लिए एक वीडियो मैंने डाली है जिसमें सिलेबस मैंने डिफाइन किया, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अदर थिंग्स आर देयर। वीडियो 1-2 दिनों में आपके पास आ जाएगा, जल्दी ही मेंस का बैच हम शुरू कर देंगे IBPS PO के लिए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन 65 to 69, मतलब ये भी अभी तक आपका ऐसी कंडीशन है जो आप कट ऑफ के ऊपर ही रहने वाले हैं, आपके मार्क्स से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा, आई एम वेरी श्योर। बट स्टिल आई वुड से अगेन ये रिजल्ट नहीं है। 60 to 64 कम्पिटिटिव है कंडीशन में, लेकिन अगर आप 60 से नीचे हैं रिस्क की कंडीशन है। इसका मतलब यू विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कट ऑफ में क्या फ्लक्चुएशन दिखता है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, राइट।
क्या लिखा है, बट रिमेंबर शिफ्ट डिफिकल्टी प्लस नॉर्मलाइजेशन मैटर। ये आप सबको पता है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न होता है, कहीं पे मैथ्स थोड़ा मुश्किल, कहीं पे रीजनिंग मुश्किल, कहीं पे इंग्लिश मुश्किल एंड सो ऑन। तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, कई बार इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। आगे देख लीजिए, यस द कट ऑफ स्टोरी, एस बाई पी कट ऑफ में कैसा रहा है अभी तक का। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2021 में 63, 22 में 59, 23 में 59, 24 में 61, 25 में 66.75। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर 60 to 70 के बीच में, इनफैक्ट 65 प्लस अगर आपके आ रहे होंगे आपके हिसाब से, तो आपकी कंडीशन बहुत शानदार है। बट वेट, कट ऑफ 60 के नीचे भी गया है बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल। जनरल कैटेगरी 2020 का 25 का 66.75 है, इसको भी समझना ज़रूरी था। अब देख लीजिए वैकेंसीज कंपैरिजन सारी चीज़ों से अलग, 2025 का कट ऑफ और 26 के कट ऑफ में बाकी जितने भी बिजनेस हाउसेस इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड है वो क्यों कहते हैं कि 66.75 से कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि 2025 में नंबर ऑफ सीट्स 541, 2026 में नंबर ऑफ सीट्स 1500 के अप्रॉक्स अराउंड है। इसका मतलब नंबर ऑफ सीट्स में बड़ी छलांग है। अब अगर रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा लोगों की हो गई है तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ के थोड़े से डाउन होने के चांसेस तो है ही। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि क्या आने वाला है, हो सकता है कि पेपर के लेवल के हिसाब से कट ऑफ ऊपर ही चला जाए, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अपन एक्सपेक्टेशन ऐसा लगा सकते हैं, राइट। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा मैं, 5 मिनट और बस, उसके बाद अपन ख़त्म कर लेंगे। माई एक्सपेक्टेशन ये वाली है, ये मेरी है, आपकी जैसी भी हो आप उस हिसाब से चेकआउट करें ना। मेरी सोच ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जनरल का कट ऑफ 61 मिनिमम और 65 तक होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओबीसी 59 to 64, ईडब्ल्यूएस 59 to 64, एससी 52 to 58 और एसटी में 47 to 53। ये कट ऑफ मेरी सोच है, बट अगेन आई विल रिपीट, दिस इज़ नॉट अ रिजल्ट। ये क्या है, मेरी सिर्फ और सिर्फ सोच समझ के हिसाब से कही गई बातें हैं। इट शुड बी सी। अब ये लाइन जो मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि कट ऑफ प्रोडक्शन है, रिजल्ट नहीं है। इन सारी चीज़ों को ओवरऑल देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आपका कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो पेपर का लेवल, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नंबर ऑफ सीट्स, अदर थिंग्स आर देयर। बट एट द एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मुझे अब आगे की कंडीशन में क्या होगा इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल रिजल्ट आ जाए, अगर सिलेक्शन हो जाता है खुश हो लीजिए, सिलेक्शन नहीं होता है 1-2 दिनों का गम मना लीजिए। मैं कितना भी कह लूँ कि नहीं होता है, ह्यूमन है अपन, तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर उससे जल्दी उभर के आगे की प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं तो ये कहूँगा कि अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, साथ में प्री और भी एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं उसका सेट लगाते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने मेहनत किया होगा, क्योंकि मेहनत का फाइनली कोई तोड़ नहीं है, राइट। ख़त्म करता हूँ मैं इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट्स और पॉजिटिव वर्ड के साथ, बट एक रिक्वेस्ट है साथ में, चीज़ें अगर आपको ठीक लग रही है, सही लग रही है, समझ आ रही है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।